हेलो गाइज, कैसे हो आप। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार लेसन करवाएंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज जो मानव ने पृथ्वी पर आकर सबसे पहले कौन से कार्य किए थे। देखिए, मानव की मुख्य 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। आज हम इस लेसन में प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो प्राथमिक क्रियाओं का जो टॉपिक है, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस लेसन में से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसके साथ साथ जो बच्चे एचपीएससी की, यूपीएससी की, सीजीएल की, दिल्ली पुलिस की और सीईटी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। लेसन हमारा प्राथमिक क्रियाएं हैं, उसके मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उनको हम इस यहाँ पर आपको क्वेश्चनों के तौर पर समझाएंगे और अच्छी प्रकार से आपको ये समझ में आ जाएंगे। आर्थिक क्रियाएं यानी कि मनुष्य अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो कार्य करता है वो आर्थिक क्रियाएं हैं। मानव के उन कार्यकलापों को जिनकी से आय प्राप्त होती है, यानी कि मानव जो भी काम करता है जिससे उसको आय की प्राप्ति होती है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिससे उसको पैसा प्राप्त होता है, उसकी आय प्राप्त होती है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है बच्चों कि मानव की वो कार्य, मानव की वो क्रियाकलाप जिससे उसको आय की प्राप्ति होती है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। चाहे वो पशु पालने का काम हो, चाहे कृषि करने का काम हो, चाहे वो व्यापार करने का काम हो, चाहे उद्योग का कार्य हो, चाहे वो वकालत का काम करता हो, चाहे शिक्षण का काम करता हो, यानी कि कोई भी काम जिससे उसको आय की प्राप्ति होती है वो उसकी आर्थिक क्रिया कहलाती है। ये आपने ध्यान रखना है बच्चों। कि अगला बिंदु देखिए क्या कहता है कि मानव की आर्थिक क्रियाओं को मुख्य 4 वर्गों में रखा जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मानव जिससे आय प्राप्त करता है ये मुख्य से 4 प्रकार की होती हैं ये क्रियाएं। पहली प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया ये इसमें शामिल की जाती हैं। तो इस प्रकार मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। आज हम इस लेसन में जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनको आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं, किस प्रकार मानव को उनसे आय की प्राप्ति होती है। देखिए, प्राथमिक जो क्रियाएं हैं ये वे क्रियाएं हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है। यानी कि प्राथमिक क्रियाएं आपने समझना है कि वे क्रियाएं होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होती हैं या प्रकृति पर निर्भर रह कर के मानव उनको करता है, वे प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि ये वे क्रियाएं हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है, ये वो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं भूमि, इन क्रियाओं में जल है, भूमि, जल, खनिज आदि की उपलब्धता एवं प्रकार पर निर्भर करती है। जितने भी हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं बच्चों, भूमि के ऊपर डिपेंड करती हैं, जल के ऊपर डिपेंड करती हैं और खनिज संसाधनों पर डिपेंड करती हैं। उनकी जो उपलब्धता है उसके ऊपर निर्भर करती हैं हमारी प्राथमिक क्रियाएं कि वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ जल कैसा है, मीठा जल है या खारा जल है, वहाँ की भूमि समतल है या पर्वतीय है, ऊबड़ खाबड़ है, और वहाँ खनिज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कितनी गहराई पर पाए जाते हैं या धरती के ऊपर ही मिल जाते हैं या अधिक गहराई से निकाले जाते हैं। ये सभी बातें वहाँ की आर्थिक क्रिया जो होती है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया, उस पर डिपेंड करती है। ये आपने याद रख लेना है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, पशुपालन, संग्रहण यानी कि संग्रहण का मतलब क्या है कि जंगलों में रह करके वो चीज़ों को इकट्ठा करता था। किसी फल को इकट्ठा कर लिया, कहीं उसने कोई ऐसे फूल को इकट्ठा किया जिससे उसका भरण पोषण हो गया, यानी कि उसको खाने के लिए उसको इकट्ठा करता था। आखेट यानी कि शिकार करता था। आखेट में क्या है, शिकार करना होता है। ये आपने याद रख लेना है बच्चों। जो इसके अंतर्गत जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या क्या आता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसके
अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि करना आता है, पशुपालना आता है, संग्रहण करना यानी कि वनों से या कोई किसी चीज़ का इकट्ठा करना, वनों में घूम घूम करके इकट्ठा करते थे, कहीं पर उसको कंदमूल जो भी मिल जाते थे उसको खा लेता था, उसको इकट्ठा कर लेता था, वो संग्रहण का कार्य करता था। आखेट फिर शिकार करने लगा, शिकार भी प्राथमिक क्रिया में आता है। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन भी, मछली पालन का जो कार्य है वो भी प्राथमिक क्रिया में आता है। और लकड़ी काटने का कार्य भी प्राथमिक क्रिया में आता है। खनन कार्य भी प्राथमिक क्रिया में आता है। बहुत ही ये प्रश्न आ सकता है कि कोई प्राथमिक क्रियाएं बताए, तो आपने बता देना है। कृषि करने का काम प्राथमिक क्रिया में आता है, पशु पालने का काम प्राथमिक क्रिया में आता है, संग्रहण यानी कि वस्तुओं को इकट्ठा करने का काम, कलेक्टिंग बोलते हैं इसको, संग्रहण करना भी प्राथमिक क्रिया में आता है। आखेट शिकार करने का काम भी प्राथमिक क्रिया में गिना जाता है। मत्स्य पालन मछली पकड़ने का काम भी, मछली पालन का कार्य भी प्राथमिक क्रियाओं में आता है। लकड़ी काटने का काम भी प्राथमिक क्रियाओं में आता है। खनन करने का काम भी यानी कि खनिजों को जो निकाला जाता है वो कार्य भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है, प्राथमिक क्रियाओं में गिना जाता है। ये आपने बिल्कुल याद रख लेना है बच्चों कि प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं वह पूरी रूप से प्रकृति पर निर्भर होती हैं, यानी कि मानव प्रत्यक्ष रूप से उन क्रियाओं को प्रकृति पर रह करके उनको प्राप्त करता है। पूरी तरह वो प्रकृति की देन होती हैं जिनसे मानव आय को कमाता है उन क्रियाओं के द्वारा। और इसमें कृषि करना है, पशु पालना है, संग्रहण करना है, आखेट करना है, मछली पकड़ना है, लकड़ी काटना है और खनन जैसे कार्य आते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है अपने को, कहता है कि इन कार्यों के लिए मनुष्य को किसी अन्य कच्चे माल पर निर्भर नहीं होना पड़ता, यानी कि पूर्ण रूप से वो प्रकृति पर ही होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उद्योग के लिए तो कोई कच्चा माल चाहिए हमें, लेकिन प्राथमिक जो काम करते हैं वो पूरी रूप से प्रकृति पर निर्भर होकर ही किए जाते हैं, प्रकृति से ही वो हमें प्राप्त होते हैं। अगली बात देखिए क्या कहता है। अगली बात कहता है अपने को बच्चों, मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय संग्रहण तथा आकेठक थे। ये आपने बिल्कुल याद रख लेना है। मनुष्य का सबसे प्राचीनतम यदि व्यवसाय आ जाता है पेपर में कि मानव का सबसे ओल्डेस्ट जो है, पुराना जो उसका धंधा है वो क्या था, तो आपने बता देना है संग्रहण करना और आखेट करना, यानी कि वस्तुओं को इकट्ठा करता था, जंगलों में घूम घूम करके और जीव जंतुओं का शिकार करता था, आखेट करता था। ये सबसे पहला उसका कार्य था मानव का। और आज से 12,000 वर्ष पहले माना जाता है कि आज से 12,000 वर्ष पहले इस पृथ्वी के ऊपर मानव जाति थी, आखेट और संग्रहण का कार्य ही करते थे। अब देखिए आगे क्या कहता है अपने को, स्थानांतरित कृषि सबसे प्राथमिक कृषि है, यानी कि मानव ने सबसे पहले जो काम किया था वो मैंने बता दिया कि संग्रहण किया था और शिकार करना कार्य शुरू से पहले किया था। और जब मानव ने कृषि करना शुरू किया तो सबसे पहले शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि स्थानांतरित कृषि उसने की थी। ये आपने याद रख लेना है कि मानव ने सबसे पहले जो कृषि कार्य किया था उसमें कौन सी कृषि पद्धति अपनाई थी, यानी कि कौन सी कृषि की थी, तो वो स्थानांतरित कृषि की थी। ये आपने याद रख लेना है। स्थानांतरित कृषि को भारत में जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पर इसको झूमिंग कृषि के नाम से पुकारते हैं, यानी कि झूम झूम करके कृषि की जाती है। इस कृषि में क्या किया जाता है कि एक स्थान की झाड़ियों को काट लिया जाता है, ये झाड़ियाँ होती हैं उसको काट लिया जाता है, उसको फिर जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो राख बनती है वो उपजाऊ शक्ति का काम करती है और 1-2 वर्ष वहाँ कृषि कर करके उस स्थान को फिर छोड़ दिया जाता है और आगे जा करके फिर वही कार्य दोबारा किसी दूसरे स्थान पर किया जाता है, जिस कारण से इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। अगला देखिए क्या कहता है, भारत में के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं, यानी कि भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, भारत के उत्तर पूर्वी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो एरिया लगता है वहाँ पर इसको झूमिंग कृषि कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, मिल्पा कहा जाता है, जबकि उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम कहते हैं, झूमिंग कृषि कहा जाता है। और क्या है, मलेशिया में लादांग कहते हैं, मलेशिया में इसको लादांग कहा जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि मलेशिया में झूमिंग कृषि जो स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, लादान कृषि कहते हैं। और प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, अब
देखिए जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उनके क्षेत्र हम देख लेते हैं। चलवासी पशुचारण का जो क्षेत्र है उत्तर अफ्रीका में है। उत्तरी जो अफ्रीका का क्षेत्र है वहाँ पर लोग चलवासी पशुपालन करते हैं, यानी कि स्थायी पशुपालन वहाँ पर नहीं है। यूरोप, एशिया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में चलवासी पशुपालन किया जाता है। क्या होता है चलवासी पशुपालन, मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जब पशुओं को एक स्थान पर न रख करके कहीं कहीं पहाड़ों पर वर्षा हो जाती, वहाँ यहाँ जहाँ पर छोटी मोटी घास उग जाती है वहाँ पर पशुओं को ले जाया जाता है। फिर वहाँ पर जो घास है वो ख़त्म होने के बाद वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है पशुओं को। यानी कि एक स्थान पर स्थायी रूप से पशुओं को नहीं चराना, यानी कि स्थान बदल बदल करके पशुओं को चराना चलवासी पशुचारण कहा जाता है। देखिए हिमालय के क्षेत्र में रात्रि को और दिन के समय में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। रात को पशुओं को घाटियों में ले जाया जाता है, दिन को चोटियों के ऊपर जहाँ घास दिखाई देती है, दिन में सूर्य के प्रकाश से बर्फ़ पिघल जाती है, वहाँ पर उन पशुओं को चराया जाता है। ये चलवासी पशुपालन होता है, चलवासी पशुचारण है। वाणिज्यिक जो पशुचारण है, वाणिज्यिक क्या होता है, कॉमर्शियल पशुपालन। इसमें बाड़ों में रखा जाता है पशुओं को। ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये वाणिज्यिक पशुपालन है। यानी कि जो विकसित क्षेत्र है, दुनिया में विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पर वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। वाणिज्यिक पशुपालन में पशुओं की देखभाल के लिए उचित व्यवस्था होती है। उनको एक स्थान पर रखा जाता है, वहीं पर मशीनों से उनको नुहाया जाता है, उनको हरा चारा है वो वहीं उगाया जाता है, और वो एक प्रकार से एक स्थान पर रख करके उनकी देखभाल अच्छी प्रकार से की जाती है। चिकित्सा व्यवस्था भी अच्छी प्रकार से समय समय पर उनको डॉक्टरी सुविधा भी दी जाती है, जबकि चलवासी पशुपालन में ऐसा नहीं है। तो ये आपने याद रख लेना है कि चलवासी पशुपालन कहाँ कहाँ है और वाणिज्यिक पशुपालन कहाँ है, इनमें क्या अंतर है। चलवासी पशुपालन में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाया जाता है। जैसे कि जब हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ पर जब घास उग जाती है तो राजस्थान के पशु गाय जो पशुपालक होते हैं वो गायों, बकरियों, भेड़ के साथ यहाँ आ जाते हैं और पशुओं को यहाँ चराते हैं, और बाद में वहाँ से इस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं वापिस से। तो ये है आपका चलवासी पशुपालन। और वाणिज्यिक में एक स्थान पर रखा जाता है उनको, और ये एक प्रकार से इसमें क्या होता है कि ये विकसित राष्ट्रों में ये पशुपालन किया जाता है, वाणिज्यिक पशुपालन। अगली बात क्या कहता है अगला, देखिए आदिमकालीन निर्वाह कृषि। देखिए जो निर्वाह कृषि थी, निर्वाह कृषि में जो प्राचीन जो मैंने बताया था कि जो झूमिंग कृषि थी वो आदिकालीन निर्वाह कृषि थी। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वहाँ पर ये कृषि प्रारंभ हुई थी। आज भी इन क्षेत्रों में ये कृषि देखने को मिलती है, की जाती है। और भारत के, मैंने उत्तर पूर्वी भारत में बताया इसको कि झूमिंग कृषि के नाम से पुकारा जाता है इस स्थानांतरित कृषि को। अब हम इसके कुछ प्रश्न हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रश्नों को देखिए आप। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है अपने। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, यानी कि हमने यहाँ पर वो बतानी है जो रोपण फसल नहीं है। इनमें 3 ऐसी फसलें हैं जो रोपी जाती हैं और एक ऐसी है जो रोपण फसल में नहीं आती। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जो रोपण फसल है, रोपण फसल वे फसल होती है जिसकी पहले प्योत तैयार की जाती है और उसको दूसरे स्थान पर रोपा जाता है, वो रोपण फसल में गिनी जाती है। इसमें कॉफ़ी है, ये भी रोपण फसल है, क्योंकि कॉफ़ी का पहले पौधा तैयार किया जाता है फिर उसको दूसरे स्थान पर रोपा जाता है। गन्ना है, ये भी रोपण फसल है, क्योंकि गन्ने की पहले पौध तैयार की जाती है और उसके जो गन्ना का जो डंडा होता है या गन्ने का जो, आपको पता है कि गन्ने का तना जो होता है उसको काट करके दूसरे स्थान पर रोपा जाता है। तो गन्ना और कॉफ़ी रोपण फसलों में आती हैं। रबड़ भी एक रोपण फसल है। तो इसका सही उत्तर आएगा गेहूं, यानी कि गेहूं एक रोपण फसल नहीं है। गेहूं को रोपा नहीं जाता, गेहूं को एक बार ही बीज बो करके उसको उगाया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि रोपण फसल कौन सी नहीं है, तो नहीं पूछ रहा क्या है, तो इसमें गेहूं उत्तर इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है।
क्या कहता है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि जो सहकारी कृषि है वो सफल रही है, परीक्षण किया गया है वहाँ पर। यानी कि ये मैं आपको बता देता हूँ, सहकारी कृषि में क्या होता है कि इसमें कुछ व्यक्ति एक समूह बना करके सरकार से वो एक कमेटी पास करवा लेते हैं और वो इकट्ठा होकर के अपनी भूमि के ऊपर सरकार के नियंत्रण में कृषि करते हैं और जो जोखिम वगैरह जो भी होता है उसको सरकार वहन करती है। तो ऐसी कृषि को सहकारी कृषि कहते हैं। और ये सहकारी कृषि जो है वो सब परीक्षण किया गया है और सफल भी रही है। वो डेनमार्क में रही है। कहाँ रही है? डेनमार्क में सहकारी कृषि अच्छी प्रकार से सफल रही है। ये आपने ध्यान रखना है। डेनमार्क इसके लिए सही उत्तर आएगा। ये फूलों की कृषि यानी कि फूलों को उगाया जाता है बड़े बड़े जोतों में और वहाँ पर फूलों का व्यापार होता है। उन कृषि से फूल पैदा किए जाते हैं। तो ट्रक फार्मिंग नहीं आएगा। ट्रक फार्मिंग में समझा देता हूँ क्या होता है कि यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नगर होते हैं, नगर के आसपास सब्जियां, फल सब्जियां उगाई जाती हैं और उनको ट्रकों में लाद करके वहाँ शहरों तक ले जाया जाता है और इस कारण से उसका नाम ट्रक फार्मिंग रखा गया है। तो ये ट्रक फार्मिंग तो फल सब्जियाँ उगाई जाती हैं। अब कारखाना जो कृषि है, कारखाना कृषि क्या होती है कि यूरोपियन देशों में और अमेरिका में पशुओं को पाला जाता है और उन पशुओं का जो भोजन होता है वो भोजन कारखानों में तैयार किया जाता है और वो उस भोजन के ऊपर वो पशु पाले जाते हैं। तो उसको कारखाना कृषि कहते हैं। ये आपने याद रख लेना है। यानी कि यूरोप अमेरिका में जो पशु पालन किया जाता है और उन पशुओं के लिए जो भोजन होता है या उनका चारा होता है या उनकी खुराक होती है वो कारखानों में तैयार होती है, जिस कारण से उनको कारखाना कृषि कहते हैं। उन पशुपालन को, ऐसे पशुपालन को कारखाना कृषि कहा जाता है। जैसे कि हम अपने घरों में पालतू कुत्ता रखते हैं, शहरों में पालतू कुत्ता रखते हैं और उस कुत्ते के लिए जो भोजन होता है वो बाजार से लाते हैं। वो भोजन कहीं कारखानों में तैयार किया जाता है। मिश्रित कृषि क्या होती है बच्चों? मिश्रित कृषि में ये होता है कि फसल उगाने के साथ साथ पशु भी जब पाला जाते हैं तो उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कि फसल प्लस पशु, फसलों के साथ साथ जब पशुपालन भी उसी में होता है शामिल, तो उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। तो फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन, यानी कि फ्लोरिकल्चर कहलाती है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बच्चों पुष्पोत्पादन, यानी कि फूलों का उत्पादन, यानी कि फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ये आपने याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, कौन सी ऐसी कृषि का प्रकार है जो विकास है, उस कृषि का विकास हुआ है यूरोपियन उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। यानी कि यूरोपियन जो देश थे उनका दुनिया में कहीं अपना अधिकार था, वहाँ पर उन्होंने ऐसी कृषि को शुरुआत की है। और वो कृषि कौन सी है? देखिए, कोल खोज ये भी नहीं आएगा, ये तो रूस की है। और ये अंगूरों का उत्पादन ये भी नहीं आएगा, मिश्रित कृषि भी नहीं आएगा। और उन्होंने रोपण कृषि की है। यानी कि ये जो यूरोपियन उपनिवेशिक समूह थे उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों में जहाँ उनका अधिकार था वहाँ पर रोपण की शुरुआत की। रोपण कृषि में क्या होता है कि एक फसल यदि आपने रोप दी है और तो कई वर्षों तक उससे उत्पादन होता रहता है। ये इसका उत्तर आएगा, रोपण कृषि। आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि अब भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों और इसको शेयर कीजिए। अभी तक आपने लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।